हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन सर पर। आज हम आपको चैप्टर फर्स्ट जो है केमिस्ट्री का रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अपक्रिया, उसमें से अपक्रियाओं के प्रकार का सेकंड वीडियो हम आपको लाए हैं। पहली वीडियो में हमने आपको क्या पढ़ाया था, संयोजन, और दूसरा क्या था, उसमें दूसरा टॉपिक था वियोजन का। आज हम आपके जो टॉपिक लेके आए हैं वो आपके रहेंगे विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन और विकृत गंधिता। इसमें काफी सारे टॉपिक्स रहेंगे और आज जो आपका चैप्टर दी एंड हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है, विस्थापन। तो विस्थापन में हमने विस्थापन अपक्रिया में क्या है, पहले आप ध्यान से समझिएगा। वे रासायनिक अभिक्रिया की क्या है कि जिनमें कोई तत्व या यौगिक का तत्व या तत्व हो गया या यौगिक का तत्व अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ठीक है। अन्य यौगिक में उपस्थित तत्व को उसके स्थान से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। कहना सर को समझ नहीं आया, इसको ठीक से बताओ। चलिए हम इसको क्लैरिफिकेशन करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया, क्या लिया एग्जांपल। अब लोहे का प्रतीक क्या होता है, Fe। क्या होता है, Fe। हमने Fe की कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से अपक्रिया कराई। हमने क्या किया कि लोहे की कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से अपक्रिया कराई। किससे कराई, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से अपक्रिया कराई। अब उस अपक्रिया होने के बाद क्या हुआ कि जो Fe था, Fe ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर दिया। कॉपर को क्या कर दिया, कॉपर को अलग कर दिया और अपने आप इसमें जुड़ गया जाके। अपने आप इसमें क्या हुआ, जुड़ गया जाके, और हमारा इधर कॉपर क्या था, अलग निकल गया। क्लियर हुआ, कॉपर क्या था, अलग निकल गया। तो यहाँ पर आप एक चीज देखें कि आप कह सकते हैं कि सर आपने कैसे कर दिया, आपने कैसे कर दिया। एक श्रेणी होती है, जैसे क्रियाशीलता श्रेणी बोलते हैं या सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। अब सक्रियता श्रेणी में क्या है कि Fe का स्थान अलग ऊंचे लेवल पे दे रखा है। किसके अपेक्षा, Cu के अपेक्षा। जो हमारा Fe है वो अधिक क्रियाशील है। क्या है, अधिक क्रियाशील है। किसके अपेक्षा, Cu की अपेक्षा। इसलिए इसने क्या किया, Cu को मतलब कॉपर को हटा दिया और SO4 में खुद जाके जुड़ गया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया फेरस सल्फेट। पहले क्या था, ये था कॉपर सल्फेट। ये क्या था, Fe मतलब फेरस, इसको लोहा बोलते हैं। ये क्या बन गया जाके, फेरस सल्फेट, और इसने कॉपर को अलग कर दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और यही चीज यहाँ पर बता रहे थे। देखिए अब समझिएगा आप कि बे रासायनिक अपक्रिया जिनमें कोई तत्व या यौगिक का तत्व अपक्रिया में भाग ले रहे हों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाग चल रही, दोनों भाग ले रहे हैं। फिर क्या, अन्य किसी यौगिक में उपस्थित, तो क्या है CuSO4 हमारा अन्य किसी यौगिक में उपस्थित, उसके स्थान से विस्थापित करके इसने CuSO4 में क्या है कि Cu को विस्थापित कर दिया, करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है। अब Cu की जगह क्या आ गया, Fe आ गया, तो इसने इसका स्थान ले लिया। विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। क्लियर हुआ। चलिए एग्जांपल और लेते हैं, दूसरा उदाहरण। अब यहाँ पर Zn क्या है, आपको पहले बता चुके इससे पिछले वीडियो में। Zn क्या है, हमारा जिंक है। अब जिंक क्या करता है, जिंक FeSO4 का मतलब क्या है, फेरस सल्फेट। हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिखते जाइएगा इसको अपनी कॉपी में, लिखते जाइएगा इससे। हाँ, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, टाइम कम होता है, इसलिए क्या है हम आपको हर चीज बोल के बताते हैं। एक पॉइंट आपको क्लियर बोल के बताएंगे, ठीक है। फिर क्या है कि जिंक अब क्या है, जिंक अधिक अपक्रियाशील है। किससे, किससे, हमारा फेरस से मतलब लोहे से। तो ये क्या करेगा, जब अधिक अपक्रियाशील है सक्ता श्रेणी के अंदर, तो ये क्या होगा, जिंक जो है वो Fe को हटा के और SO4 से मिल जाएगा। तो क्या हमारा क्या हो जाएगा, ZnSO4। और इसने क्या किया है, Fe को अलग कर दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए इसको रफ करते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। तो हम लेंगे दूसरा क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या लेंगे, द्विविस्थापन अपक्रिया। देखिए इसमें क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया में है कि बे रासायनिक अपक्रिया जिनमें
अभिकारी पदार्थों के अणुओं में, अभिकारी पदार्थ मान ले कौन से, जो इधर साइड होते हैं अभिकारक, उसके पदार्थ की बात कर रहे हैं, अणुओं में दो भिन्न आयन अथवा परमाणुओं का समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती। चलिए हम आपको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि वास्तव में ये कह क्या रहा है, वास्तव में क्या बोल रहा है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से हमने घोल दिया है। क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हमने इसको घोल दिया। तो हमने जैसे ही इसको घोला है तो ये क्या बना है कि इसने बना लिया AgCl, क्या बनाया, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, और क्या अलग हो गया इसमें से, NaNO3, क्या है कि सोडियम नाइट्रेट इसमें अलग हो गया। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर एक चीज देखें आप कि यहाँ पर क्या था, सिल्वर नाइट्रेट, ए क्या था, सोडियम क्लोराइड। अब इसने क्या किया कि सक्रियता श्रेणी के अनुसार, सक्रियता श्रेणी के अनुसार जो ये था Ag हमारा किससे मिल गया जाके, Cl से, किससे मिल गया, हमारा Cl से जुड़ गया जाके, और जो हमारा NaNO3 था ये किससे जुड़ गया जाके, ये जुड़ गया हमारा इससे, Na से। तो इसने क्या हमें उत्पाद दिया, नया उत्पाद क्या दिया इसने कि सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट इसमें इन्होंने विस्थापित कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या है, द्विविस्थापित, मतलब कम से कम दो अणुओं को विस्थापन करेगा, दो अणुओं को विस्थापित करेगा, दो आयन को विस्थापित करेगा। और यहीं दे रखा है देखिए, अणुओं में दो भिन्न भिन्न आयन अथवा परमाणु का समूह एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। तो ये भी भिन्न है, एजी नाइट्रेट सॉरी सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड दोनों भिन्न भिन्न है, इसने एक दूसरे को विस्थापित किया है। Ag किससे जुड़ गया, Cl से जुड़ गया, और Na किससे जुड़ गया, NO3 से बन गया। नए उत्पाद हमारे पास क्या बन गए, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसी में जो एक आती है वो आती है उदासीनीकरण अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया। चलिए इसको क्लियर करते हैं। ये क्या है, ये जो है अपक्रिया वो HCl हाइड्रोक्लोराइड के साथ, HCl के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बोलते हैं, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के दोनों जलीय विलयन है, दोनों कैसे, दोनों है हमारे पास जलीय विलयन। तो HCl के मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन को NaOH के जलीय विलयन के साथ मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, तो एक तो निकलता हमारे पास जल, क्या निकलेगा, H2O, एक तो निकलेगा जल, तो ए वाला H और ए वाला H, ए निकल गया, और बचा क्या हमारे पास NaCl, क्या है NaCl। और दोनों कैसे हैं, दोनों हमारे प्राकृतिक रूप में उदासीन है। कैसे हैं, प्राकृतिक में कैसे हैं, दोनों उदासीन है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, उदासीनीकरण अपक्रिया बोलते हैं। तो अगर इसकी आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख जाएगी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को मिलाने पर सोडियम क्लोराइड तथा जल प्राप्त होते हैं। इस अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया बोलते हैं। और नीचे छोटा सा नोट पॉइंट लिख लीजिएगा कि दोनों NaCl H2O क्या है, प्राकृतिक में हमारे उदासीन है। कैसे हैं, दोनों जो हमारे उत्पाद निकल के आए तो कैसे, उदासीन है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया है, उदासीनीकरण अपक्रिया बोल दिया है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए इसको रफ करते हैं, फिर हम बात करते हैं अपचयन और उपचयन की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है कि हमारा उपचयन और अपचयन, इसको अंतर के हिसाब से याद करेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। यहाँ पे क्या लिखा, उपचयन मतलब ऑक्सी, ऑक्सी माने मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सी का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, और इसमें होगा ऑक्सीजन का जुड़ना। इसमें क्या होगा, इसमें जो O2 है, हमारी O2 है, हम बोल सकते हैं जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है वो जुड़ती है, उसका क्या होता है, योग होता है, क्या होता है, उसका योग होता है, वह जुड़ती है। क्लियर हुआ। जब इसमें दो चीजें और कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सिर्फ दो पे डिपेंड करता है। जब भी इस तरह का कोई
आपके पास अपचयन और उपचयन है तो आपको जल याद रख लेना। क्या याद रख लेना? जल याद रखना है। और जल में क्या होता है? जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इसमें क्या होगा? उपचयन। उपचयन में जल जुड़ता है, तो जब एक जुड़ेगा तो एक अपने आप से घटेगा, तो क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होगी? हाइड्रोजन की हो जाएगी कमी, हाइड्रोजन की क्या होगी? ह्रास होगा, मतलब हाइड्रोजन की कमी होगी। अब जस्ट इसका आप उल्टा कर लें, अपचयन में, अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन का योग होगा। ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन का योग होगा। क्या क्लियर हुआ? समझे बात को? अब उपचयन और अपचयन में सिर्फ एक ही अंतर है। अपचयन मतलब ऑक्सीकरण, सॉरी उपचयन, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, अपचयन मतलब हाइड्रोजन की योग होगा। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, जब ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन जुड़ेगी। ऑक्सीकरण, उपचयन, एक चीज याद रखनी है कि उपचयन ऑक्सीकरण, उपचयन ऑक्सीकरण। जब उपचयन है तो इसका मतलब ऑक्सीकरण है, तो योग होगा किसका? ऑक्सीजन का। जब ऑक्सीजन का योग होगा तो कम क्या होगा? ह्रास क्या होगा? कमी किसकी होगी? हमारी होगी हाइड्रोजन की। इधर आ जाए अपचयन में, इसका जस्ट उल्टा कर लें, ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइड्रोजन का योग होगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इसकी सर परिभाषा, आपकी परिभाषा बनाए तो कैसे? अब तो इजी है ना, हमने आपसे पहले ही वादा किया था कि आपको रटाया कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी रटाया नहीं जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी रासायनिक अपक्रिया में, किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन का योग, किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन की कमी होने पर वह अपक्रिया क्या कहलाती है? वह कहलाएगी उपचयन अपक्रिया। कि किसी अपक्रिया में हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास या कमी होने पर वह अपक्रिया क्या कहलाएगी? उपचयन अपक्रिया कहलाएगी। इधर आ जाए कि किसी अपक्रिया में ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन का योग होने पर वह अपक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। क्लियर हुआ? चलिए एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। कॉपर ऑक्साइड की अपक्रिया हम किससे कराएंगे? H2 से कराएंगे। कॉपर ऑक्साइड की अपक्रिया हम किससे कराएंगे? H2 से कराएंगे। तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास कॉपर निकल के आएगा और जल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? कॉपर ऑक्साइड की अपक्रिया हम H2 से कराएंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और जल अलग निकल के आएगा। तो यहाँ पर देखें कि कॉपर यहाँ पर है और ये कॉपर यहाँ पर है, तो इसकी हम अगर तुलना करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या था? हमारा ऑक्सीजन कैसी थी? बढ़ी हुई थी, पर यहाँ पर क्या हो गई? ऑक्सीजन कम हो गई, मतलब ऑक्सीजन की कमी हुई। और ऑक्सीजन कमी किस में होती? अपचयन में होती। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ऊपर जो है वो अपचयन हो गया। अब अगर इसकी बात करें, हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन में कहीं O था? नहीं था, पर यहाँ पर O जुड़ गया जाके, यहाँ पर O जुड़ गया जाके। अब जैसे ही वो जुड़ा तो क्या हुआ? ऑक्सीजन का योग। तो अब क्रिया कौन सी कहलाएगी? हमारी कहलाएगी उपचयन। कौन सी कहलाएगी? उपचयन या ऑक्सीकरण। अब यहाँ पर देखें कि दोनों चीजें आ गई। क्या आ गई? कि उपचयन और अपचयन दोनों की हमने बात कर ली है। जहां पर दोनों की बात हो उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया। क्लियर हुआ? या तो सिर्फ आपसे पूछ लेंगे बताइए उपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं, या पूछेंगे अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं। एग्जाम्पल आपको यही दे देना, कुछ भी पूछे, अपचयन चाहे उपचयन, उपचयन चाहे अपचयन, कुछ भी पूछे, उसके बाद अगर उन्होंने एकदम ऐसे दे दिया कि उपचयन अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं, तब भी आपको वही लिखनी है। अब उन्होंने कह दिया है कि रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, तब भी आपको यही लिखना है। तो कुछ भी पूछे आपको सिर्फ ये लिखना है, गोल गोल घूमना नहीं है। वो आपको सिर्फ गोल गोल घुमाएंगे। एग्जाम्पल भी आपको जस्ट सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही देना है। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, क्या दिक्कत है। जिंक ऑक्साइड को कॉक के साथ गर्म, कॉक माने कार्बन मतलब सी, जिंक ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करने पर, जैसे ही हम जिंक ऑक्साइड को कोक के साथ मतलब कार्बन के साथ गर्म करेंगे तो जिंक तो हमारा अलग हो जाएगा प्लस CO अलग हो जाएगा, CO अलग हो जाएगा। अब इसमें आप देखें कि जेड जेड वाला ये है, तो यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है?
हमारे पास अपचयन कहलाता है। यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास O बढ़ गया, तो जैसे ही O का योग होता तो हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास उपचयन। क्लियर हुआ, उपचयन कहलाता है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं। और हमने आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन रूप से बताया है, तो आपका इतना फर्ज तो बनता है कि आरएमबी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपको 10th में 95% लाने हैं साइंस के अंदर तो आपको आरएमबी सर के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। थैंक यू।